ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ पूरे ख़त्े लद्दाख के आवाम की तरफ से। और क्योंकि कल का जो डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन निकाला ऑफिशियली, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ख़त्े लद्दाख में 1947 से लेके पहली बार 1979 में पहला डिस्ट्रिक्ट करगिल डिस्ट्रिक्ट बना था। फिर इसके बाद 60-65 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी पिछले 14-15 साल में हमें 5 डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको भी पता है, ख़त्े लद्दाख एक एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा जगह है। इसमें जो डेवलपमेंट के जो काम है वो अब लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचाने में बहुत दिक्कतें आता था। तो लिहाजा गवर्नमेंट ने ये एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर आज जो है गवर्नेंस का जो रोल है उसको डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए आज ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया है ऑफिशियली। इसके ऊपर जो है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया है। और साथ ही साथ में मैं तमाम जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट हुआ है, चाहे हमारे द्रास डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जांस्कर, हमारे नुब्रा, चंगथंग, शाम, इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ में आने वाले दिन में बहुत सारे जो डेवलपमेंट के चीज़ है वो हमको देखने को मिलेगा सर। इसी और साथ ही साथ में आप लोगों ने जो सवाल पूछा कि यहाँ पे कुछ और लोगों जगहों का डिमांड था, जैसे कि हमारे करगिल के सुरु सब डिवीज़न के लेके, हमारे शकर चिकतन एरिया को लेके, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, उन लोगों का भी डिमांड जो है वो जेन्युइन है। गवर्नमेंट उसके ऊपर हमने भी पहले उनके ऊपर नोटिस हमने लेके रखा है। इन फ्यूचर आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह की लीडरशिप में जल्द से जल्द जो है हमारे संघ को और हमारे शकर चिकतन को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा और आने वाले दिन में आप लोग देखा जाएगा। और आज ये ना होने का एक मुझे जो रीज़न लगता है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे सीसी साहब का है। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ख़ासकर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफ़र साहब, वो ख़ुद सूर इलाके से वो रिप्रेजेंट करता है। आज की डेट में वो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी है। और साथ ही साथ में इसमें और बड़ा रोल जो है प्ले करना चाहिए था हमारे एमपी, ऑनरेबल एमपी लद्दाख को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, उनका जो रवैया रहा, उनका जो अप्रोच रहा, वो बिल्कुल लोगों की अपेक्षाओं पर नहीं उतरा। आज वो लोग महरूम रह चुका है। डिस्ट्रिक्ट का मेन जो हमें लगता है, ये इनके अपनी ज़ाती मफाद, अपनी कुर्सी के लालच में आकर इन्होंने जो है हमारे ख़त्े लद्दाख और बिलखुसूस करगिल के जो एरिया है, संग को हो या शकर चिकतन हो, इन एरियाओं को इन्होंने इग्नोर किया है। आज जिस दिन मैंने जो नोटिफिकेशन निकला, उस दिन उनको ये समझना चाहिए था कि जो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है, कहने को बहुत कुछ कहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना, उन्हीं की बातों से ही लग रहा है वो आवाम की ख्वाहिशात के ऊपर, आवाम की जो मुश्किल परेशानी है, उनकी डिमांड्स है, उनके ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। वो अपनी कुर्सी को बचाने के ऊपर जो है वो ज़्यादा सीरियसनेस था। वो किस तरह अपना कुर्सी जो बचाए, किस तरह वो अपना सीसी का कुर्सी जो है वो अपने पास रखे, उनका सोच, उनका थिंकिंग वही है। ना कि उनको आवाम का कोई परवाह है। आवाम का जो मसाइल है, मुश्किलात है और उनके जो जेन्युइन डिमांड है, ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो उनके ऊपर कोई सीरियस नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बखूबी इल्म है, आज तक हमारे सूर इलाके से कोई इतना आवाज़ नहीं उठाया था डिस्ट्रिक्ट के लेके। आप खुद वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप खुद भी पता है वहाँ पे आज तक, पहले जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस दिन डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट किया, तब से वहाँ जो है संघ को इलाके में डिस्ट्रिक्ट का आवाज़ उठा है। इससे पहले मुझे बताइए कब आवाज़ उठाया था डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कब वहाँ से राइज हुआ था? हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ को इलाके में हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए। हमने कभी नहीं सुना शकर चिकतन में डिस्ट्रिक्ट चाहिए। लेकिन जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम ख़त्े लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, फिर इसके बाद जाके इन्होंने ये आवाज़ उठाने की कोशिश की। चलो ठीक है,
लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल जिनको प्ले करना चाहिए था वो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब का, डॉक्टर जाफर साहब का था और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब का था। ये दोनों जो है इन्होंने ये फेल हो गए हैं। ये बिल्कुल आवाम के जो उम्मीद है उनके ऊपर खरा नहीं उतरा है। इनका जो आज करगिल जो है 2 डिस्ट्रिक्ट से महरूम रह चुका है, उसका जिम्मेवार जो है हमारे ऑनरेबल सीसी साहब और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब जिम्मेवार हैं। आवाम में ये खदशात है, अभी जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है तो ये कम्युनल बेस पे दिया है और मुस्लिम मेजॉरिटी को दबाने की एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है सेंटर की तरफ से। इस पे आप क्या कमेंट करें? देखिए, ये सरासर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है, इसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं। ये अगर आप कम्युनल बेसिस पे अगर डिस्ट्रिक्ट देने की बात कर रहे हैं तो 1979 में जो डिस्ट्रिक्ट बनाया था वो कौन किस बेसिस पे था? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब वो चीफ मिनिस्टर होता था, उस वक्त जब डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट हुआ था वो क्या कम्युनल बेसिस पे नहीं था? क्या खत्ते लद्दाख के अवाम को पता नहीं था? उन्होंने ये सारी चीज़ उनको पता है। हमारे अवाम बिल्कुल बाशऊर है, उनको पता है उस टाइम पे जब डिस्ट्रिक्ट का डिलिमिटेशंस किया था तो किस तरीके से उन्होंने बुद्धिस्ट एरिया को अलग, मुस्लिम एरिया को अलग करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाया था। लेकिन आज हमने उस कम्युनल बेसिस को बिल्कुल ख़त्म किया है। हमने सारे इलाके को जो जिनका हुकूक है, जिन एरियाओं का, जिन लोगों का, जिन जगहों का उनका अपना जो एक हुदूद है, उनका हक हुकूक है, उनको हम अपने बराबर हिसाब से हमने बांटने की कोशिश किया। अच्छा, ज़ांस्कार को जब आपने एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, क्या मुझे बताइए कभी एक बार ज़ांस्कार से कोई बुद्धिस्ट एमएलए कभी बना? ये तारीख है। ये सब हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत में, जब हम जम्मू कश्मीर में हम रियासत में होते थे। उस वक़्त जब कम्युनल चीज़ें हुए वो खत्ते लद्दाख ने बिल्कुल आवाम ने सहा है। लेकिन आज ज़ांस्कार को हमने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देकर उनका पुराना एक दिराना मांग जो है हमने उनके देने का हमने काम किया है। ये सब मुमकिन हुआ है नरेंद्र मोदी हुकूमत के, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में ये चीज़ कामयाब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल स्टैंड क्या रहेगा सुरु सांको डिस्ट्रिक्ट को लेकर और शकर चिकन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड जो हमारा साफ क्लियर है कि जो आवाम जो उस एरिया के आवाम जो चाहता है उनको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए, हम वो डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस हम देने के लिए हम तैयार हैं, हम ज़रूर देंगे। और इस आवाज़ को हम, चाहे वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके हमारे आला इक़्तिदार तक, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर तक, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचाने के लिए हमें जाना पड़े, हम उस बात को हम लेके जाएंगे। और सिर्फ बात नहीं रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है ये दोनों एरिया को भी हम डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। ये हम ज़रूर हम कोशिश करेंगे, उसके ऊपर हम। अच्छा साहब, अभी जिस तरह से नोटिफिकेशन आया है उसमें करगिल जो है लगभग 40 रेवेन्यू विलेज है, 80 रेवेन्यू विलेज है और सांको सब डिवीज़न जो है 39 रेवेन्यू विलेज है। तो ऐसे में अगर नॉर्म्स के हिसाब से हम देखें तो फुल्ली फ़ाल करते हैं सांको सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के लिए और शकर चिकतन भी। लेकिन अभी 19, 21 या इस तरह से रेवेन्यू विलेज को डिस्ट्रिक्ट दिया है और सांको को यहाँ पे इग्नोरेंस में रखा है। तो ऐसे में सांको के आवाम में ये खदशात है कि पार्टी जो है कम्युनल बेस पे और यहाँ पे मुस्लिम को माइनॉरिटी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी यहाँ तैयार कर रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैंने पहले भी इसका जवाब आपको दे चुका हूँ। देखिए, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी कम्युनल बेसिस पे हम जो है सियासत नहीं करते हैं। हमारा पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसी नारे पे हम चलते हैं। अभी जो डिस्ट्रिक्ट का जो अनाउंसमेंट आपने अभी बोला 80 गाँव इसमें रखा है, हाँ, ये बात हम मानते हैं कि सांको सब डिवीज़न में पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बिल्कुल डिज़र्व है। मगर बदकिस्मती हमारे वहाँ के जो नुमाइंदे हैं और बिलखुसूस हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सीसी डॉक्टर जाफर साहब, ये उनका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन आज सांको सब डिवीज़न जो है वो डिस्ट्रिक्ट से महरूम रह गया। वो सिर्फ उसका एक ही कारण है, डॉक्टर जाफर आखुंद साहब की वजह से आज जो है उनको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो है आला इक़्तिदार तक नहीं पहुंचाया है। ये उनकी फेलियर है।
और आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप में एक थोड़ी सी भी आपको शर्म है, थोड़ी सी भी आपको अगर गैरत है, तो आप आज इस कुर्सी से आज इस सीसी की कुर्सी पे बैठने का आपका कोई हक नहीं है। आपको तुरंत अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा देना चाहिए, तब जाके जो है हम मानेंगे कि आप आवाम के साथ है। लेकिन वो ये चीज़ कभी नहीं करेंगे और ये कभी वो अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि वो कुर्सी का जो वो उनके ऊपर नशा चढ़ चुका है, क्योंकि वो कुर्सी जो है उनके ऊपर आवाम के जज्बात और आवाम की डिमांड से ऊपर जो है उसको अपनी कुर्सी को रखने के ऊपर आपको वो ज़्यादा जो है फोकस दे रहा है। तो इससे ज़्यादा उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। सर, डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ काउंसिल इशू को लेकर काफ़ी रिपोर्ट्स हमें हासिल हो रही है, जिसमें रीजनल काउंसिल की बात हो रही है, साथ साथ टेरिटोरियल काउंसिल की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक रूल की भी बात हो रही है। तो इन जनरल बीजेपी लद्दाख का क्या स्टैंड रहेगा? काउंसिल कंटिन्यू रहे, ले में भी इलेक्शन हो, कारगिल में भी अभी चल रहा है, इसके अलावा जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बने, आप संस्कार से आवाज़ आ रही है कि हमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, नोबरा से आवाज़ आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है बरकरार रहे या ब्यूरोक्रेटिक रूल? नहीं, देखिए, ब्यूरोक्रेटिक रूल के तो हम बिल्कुल सरासर खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लद्दाख में ब्यूरोक्रेटिक रूल जो है वो उभर जाए। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत जिस तरह बाकी हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में है, जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज़ में हमारे यहाँ वहाँ डेमोक्रेसी जो फल फूल रहा है, उसी तरह जो है ख़ित्ता लद्दाख में भी एक डेमोक्रेसी जो है आवाम के जो नुमाइंदे हैं, जो वो ख़ुद जो है लोगों के ऊपर जो है वो सेल्फ रूल करें। हम यही चाहते हैं और इसके ऊपर जो भी निर्णय लिया जाएगा, आपको भी पता है कि हमारे यहाँ एक हाई पावर कमेटी बना है जिसमें हमारे एपेक्स बॉडी और केडीए के लोग भी हैं। उसके साथ साथ हमारे तमाम उसमें इशू जो है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सेंटर गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि लद्दाख में ऐसा एक हम गवर्नेंस का एक एग्ज़ाम्पल बने कि पूरा देश उसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल बने। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यहाँ ब्यूरोक्रेटिक जो है वो हैवी रहे। हम चाहते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी जो है फूले और तो हम उम्मीद भी है, हमें यकीन भी है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह के लीडरशिप में लद्दाख में बहुत एक अच्छा, हमें आने वाले दिन में एक अच्छा निर्णय देखने को मिलेगा जो सबको एक्सेप्ट होगा। सर, अभी रिसेंटली कुछ बर्निंग इश्यूज निकल के आ रहे हैं, जैसे एलपीडीडी आरईसी के साथ जॉइंट वेंचर खोलने की बात चल रहा है, जिससे अब बिजली डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आवाम में ये खदशात है कि बिजली का फ़ीस ज़्यादा आएगा, तो इससे कंज्यूमर में काफ़ी परेशानी आएंगी, क्योंकि लद्दाख का जो इकनॉमी है उतना सस्टेनेबल इकनॉमी नहीं है। दूसरा, अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव सोसाइटी जिस तरह से डेयरी जो है अब प्राइवेटाइज हुआ है, तो लोकल जितने भी कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं उन पे भी असर पड़ सकता है। रिसेंटली कल ही अमित शाह साहब ने इसका भी इनॉग्रेशन किया है। तो आने वाले दिनों में लद्दाख में जितने भी गवर्नमेंट एसेट है वो भी प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल स्टेटहुड ज़रूरी नहीं है? देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा जो पीडीडी को लेके और कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क डायरी को लेके, देखिए ये विषय हमारे इस नोटिस में आए हैं। तो हमने भी अपने हाई कमांड, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे बाकी सीनियर लीडरशिप से हमने भी डिस्कस किया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो पीडीडी से रिलेटेड हो या कोऑपरेटिव मिल्क डायरी से रिलेटेड जितने भी डेलीगेशंस हमारे पास आए हैं, हमने उनकी बातों को हमने अपने लीडरशिप के साथ उठाया है और हमें यकीन है वो भी इस इशू को लेकर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से बातचीत करेंगे और जो भी उसका एक फ़ैसला होगा, उसमें नतीजा जो भी फ़ैसला होगा वो आवाम के हित में होगा। ये मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से हमारे लोगों को आश्वासन करना चाहता हूं। और साथ ही साथ में जो आपने सवाल पूछा कि क्या हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें जितना भी है, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो या चाहे जो भी हो, ये लोगों के हित में ही एक इक़दामात है और हमें पूरा उम्मीद है इस इनिशिएटिव से लोगों का ही भला होगा इसमें। सर, लद्दाख हज कमेटी को लेकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है हमें देखने को मिला, जिसमें आलमी दास को रिप्लेस करके आदि साहब जो है अब नए चेयरमैन बन चुके हैं और हाजी साहब, हाजी गुलाम अहमद साहब वाइस चेयरमैन। तो और इस रिशफल को आप किस तरह देखते हो, क्या करते हैं? सबसे पहले मैं देखिए आज जो कल नोटिफिकेशन निकला हज कमेटी को लेकर, सबसे मैंने आपकी मीडिया की वजाहत से मैं उन तमाम जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अभी नए चेयरमैन बने, हमें गुलाम हुसैन आबिदी साहब, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारे
जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं उन हाजी गुलाम अहमद साहब, उनको भी मैं और तमाम उनके साथ जितने भी मेंबर्स हज कमेटी में नए कमेटी बना है उन सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बिलखुसूस मैं अपने ज़ाती तौर पे तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें उम्मीद है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएंगे। और ये देखिए एक प्रक्रिया है, गवर्नमेंट का एक 3 साल का एक रोटेशन होता है, इसमें चेंज होता है, नए और मेंबर्स बनते हैं, ये एक रूटीन वाली चीज़ है। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने बताया कि लद्दाख में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में जिस तरह से 24 सितंबर 2025 को जो हादसा लद्दाख में देखने को मिला, इससे आवाम में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिला, जिसमें 4 जवान जो है शहीद हो गया स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के डिमांड को लेके। अब लोगों में कैसे कॉन्फिडेंस लाएंगे? अभी सरकार की तरफ से न 6 शेड्यूल पे न स्टेटहुड पे बात करने के लिए एग्री हुआ है। जिस तरह कल अमित शाह का विज़िट भी हुआ था लेह में, तो वहाँ पे भी डायलॉग के लिए माना नहीं है। तो क्या सोचते हैं बीजेपी लद्दाख का क्या इस पे टेक रहेगा? देखिए वो जो 24 सितंबर का जो घटना हुआ वो बहुत एक दुख भरी एक्सीडेंट था, वो हमें सबको भी पता है। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी उस वक़्त हमने पहले भी अपने आप के मीडिया की वजाहत से हमने माध्यम से हमने लोगों को भी बताया था कि जो भी हम उस जितने भी वहाँ जो विक्टिम्स है, जो भी मार्टर्स हैं, उनके साथ हमारा अपना उनके साथ हमारा पूरा सपोर्ट है, उनकी फैमिली के साथ। और साथ ही साथ में जो भी उनको कुछ सपोर्ट मॉरल सपोर्ट चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह की घटना जो है ख़त्ते लद्दाख में कभी नहीं होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। और क्योंकि ख़त्ते लद्दाख जो है वो अमन पसंद जगह है, इसमें वायलेंस की कोई जगह नहीं है। और साथ ही साथ में जो कल अमित शाह जी का जो विज़िट था लेह में, वो एक रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से था और उसमें बातचीत जो है उन्होंने साफ किया है, पहले सब कमेटी का मीटिंग रहेगा, फिर इसके बाद जो है वो अगर वो चाहेगा तो वो खुद जो है उस हाई लेवल जो हाई लेवल कमेटी है उसको खुद शेयर करेंगे। तो कुल मिला के जो आने वाले दिनों में हमें बहुत एक अच्छा नतीजा जो है ख़त्ते लद्दाख के अवाम के लिए देखने को मिलेगा। करगिल में अभी एक और बर्निंग इशू सामने आ रहे हैं। बरू से लेके ज़ांस्कर जो NH 301 रोड है उसका स्ट्रेच काफ़ी टाइम से डिले हो रहे हैं। आवाम जो मुसाफिर है चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आपने भी इस बारे में ज़रूर सुना होगा। तो अभी बीजेपी अपोजिशन यहाँ पे रोल निभा रहे हैं, तो कोई स्टेटमेंट या कोई देखिए ये बात टिप्पणी देखते हो नहीं मिली? ये इशू हमारे नोटिस में आया हुआ है। ये बात जो है हमने अपने पार्टी के लीडर साहब और ख़ासकर हमारे LG साहब के साथ भी ये बात उठाया है। बदकिस्मती इसमें यही है कि हमारे उस एरिया के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको हमने काउंसलर बनाया है, जो वहाँ के लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो सब सोए हुए हैं। आवाम के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है। क्योंकि ख़त्ते करगिल के आवाम जो है बिल्कुल सीधा साधा है। जब चुनाव के वक़्त आता है वो अपने बहुत सब्ज़ बाग उनको दिखाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज जब करने के ऊपर आते हैं तो काउंसलर जो है वो अपने घर में सोया बैठा है और जो वहाँ पे पब्लिक जो जिस तरह सफ़र कर रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के इदारे हैं, ख़ासकर इस्लामिया स्कूल और IKMT, वो इदारे जो है वो अपनी लेवल पे उस इशू को राइज़ कर रहा है। हमें खुतबों में सुनने को मिलता है, वो अपनी तरफ से जो है वो बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो काउंसल्स और काउंसलर्स हैं सब सोए हुए हैं। उनको सिर्फ अपने तनख्वाह खाने के लिए और वो सिर्फ अपने जो ज़ाती काम करने में मशरूफ़ है। आवाम की कोई उनको चिंता नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। आवाम चाहे वो गड्ढे में गिरे, चाहे वो कच्चा रोड पे चले, चाहे वो कोई वहाँ कोई पेशेंट मरे, चाहे कोई ज़ख्मी हो जाए, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ जो है अपने मफाद में व्यस्त है। लास्ट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली आपने भी इस चीज़ पे ज़रूर नोटिस किया होगा, करगिल मार्केट में NHIDCL की तरफ से CSR के तहत वाटर ATM डिफरेंट एरियाज़ में इंस्टॉल किए हैं, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं है, जिससे आवाम अब ये पूछ रहा है कि जब इतने करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो सकते हैं तो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है? तो इस पे ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। ऐसे बीजेपी आप स्पोक्स पर्सन इस पे क्या कहेंगे?
ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट की बात है जो अगर वहाँ सिस्टम जो लगा है पब्लिक के फैसिलिटीज़ के लिए, पानी फैसिलिटीज़ के लिए, अगर वो फंक्शन नहीं है तो ये बदकिस्मती की बात है। जो एजेंसी जिसने लगाया है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश करता हूँ कि उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए और उनको तुरंत, अगर वो ख़राब है तो रिप्लेसमेंट करके उनको नया वहाँ पे मशीन लगाना चाहिए। और जो भी ज़िम्मेवार वहाँ ठेकेदार है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।